बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब की यहाँ तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। आज हम यहाँ जमा हुए हैं, रियासत की जानिब से एक और बर्बरियत का मुजाहरा किया गया। कल शाम खान साहब की बहनें हमारे साथ हैं, हम इनके साथ खड़े हैं। जो कुछ कल हुआ वो आपके सामने है, बहनें बयान भी करेंगी और आगे कल आया अमल हम आपके सामने पेश करेंगे। तो मैं अलीमा आपसे गुजारिश करूँगा कि आप गुफ्तगू का आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पहली दफ़ा है कि हम यहाँ पे हमने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं है, लेकिन जो हालात अब होते जा रहे हैं ये ही वजह है कि हमें अब हम इस तरह बैठ नहीं सकते। हम ये बड़े सब्र से हमने बड़ा 2-2.5 साल गुजारे हैं, ना कभी कानून तोड़ा है, ना कभी हमने कोई इंतशार किया है, ना हमने किसी को अटैक किया है। हम बड़े प्यार से, और आप कई लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सोशल मीडिया वाले भी, मीडिया वाले भी, जिन्होंने ये देखा है कि हम हमेशा आप लोगों से भी अच्छी तरह घुल मिल कर हम बैठते हैं, क्योंकि हमें कई घंटे जेल के बाहर गुजारने पड़ते हैं, कई घंटे। हम कम से कम 450 दिन, जो किसी ने मुझे हिसाब बताया कि 450 दिन हम जेल के अंदर जाते रहे हैं। और जेल के अंदर 450 दिन का मतलब ये है कि उसके अंदर कई घंटे हम बाहर भी खड़े होते हैं। और आप लोगों ने देखा है कि ना कभी हमने इंतशार किया है, हम वहाँ बड़े प्यार से सबके साथ बैठते हैं और हमने बड़े सब्र से ये टाइम गुजारा है। इमरान खान को इन्होंने कैद तन्हाई में डाला हुआ है। पिछले 1 महीने में हम जब हर मंगल को वहाँ पे मौजूद होते हैं, लॉयर्स भी, और जो 6 लॉयर्स को इजाज़त मिली हुई है अदालत से, और फैमिली मेम्बर्स 6 मिल सकते हैं। इन्होंने बंद करते हुए इमरान खान की किस्तों से एक करके, जैसे सांस किसी का बंद करते हैं, इन्होंने एक करके ये हालत हो गई कि पिछले 1 महीने में मेरी बहन डॉक्टर उज़्मा को अब क्योंकि हम वहाँ पे सड़क के ऊपर हमने एहतजाज किया है, क्योंकि हम अपना हक़ मांग रहे थे। हमें अदालत से भी इजाज़त मिली हुई है, हमें कई अदालत के ऑर्डर्स हैं कि मुलाकात कर सकते हैं। हम जेल जो मैन्यूल है उसके मुताबिक भी हम इमरान खान से मुलाकात कर सकते हैं। और इन्होंने आहिस्ता ये मर्ज़ी के मालिक हैं कि किसी को भेज दिया, किसी को ना भेजा, किसी दिन बिल्कुल ना भेजा। दो हफ्ते पहले और उससे पहले तीसरे हफ्ते पे मेरी बहन डॉक्टर उज़्मा को 20 मिनट के लिए 4:30 बजे, क्योंकि हम सड़क के ऊपर बैठ गए थे, हाँ 5 हफ्ते पहले, हाँ क्योंकि हम सड़क पे बैठ गए थे, तो इन्होंने कहा चलें डॉक्टर उज़्मा को अंदर भेज देते हैं। हम बारिश में उस दिन बाहर बैठे रहे जब तक डॉक्टर उज़्मा बाहर नहीं आई। तो आज कल भी हमने, जो पिछला हफ्ता था मंगल को, SHO ने कहा कि आप यहाँ से उठ जाएं, हम आपको कमिट करते हैं कि अगले हफ्ते आपकी मुलाकात हो जाएगी। हम वहाँ से उठ गए, वहाँ अडयाला के बाहर से, और कल जिस किस्म की वहाँ गुफ्तगू हो रही थी, कई जर्नलिस्ट ने हमें कहा कि ये जो SHO हैं ये कहते हैं कि आप लोगों को मार पड़वाते हैं ताकि फिर वो लोगों को पकड़वा देते हैं, मतलब मार पड़वाते हैं, आपके इशारे पे मार पड़ती है ताकि फिर आप यहाँ से जा सकें। इस किस्म की बातें जो ये पुलिस वाले वहाँ पे करते हैं। हमने कहा आज हमारी मुलाकात नहीं होगी, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। हम साइड वॉक फुटपाथ के ऊपर बैठे हुए थे, 20-25 हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग थे हमारे, और अडयाला से कोई आधा किलोमीटर दूर हम बैठे हुए थे। थोड़े से सहाफ़ी थे। पहले पुलिस ने जो सोशल मीडिया वाले, इनको मारा क्योंकि ये डरते, क्योंकि इनके ये फ़ोन छीन लेते हैं, तो ये पहले वहाँ से इनको उन्होंने ख़त्म किया, भेजा। फिर इन्होंने अटैक किया। हमारे यहाँ KP के मिनिस्टर बैठे हुए, मीना खान और शाहिद खटक और शफकत अमान, यहाँ पे देखें अब्दुल सलाम, ये सारे वहाँ पे मौजूद थे। ये इन्होंने हमारे साथ, हालांकि हमने कईयों को कहा कि आप यहाँ से चले जाएं, अब लग रहा है कि इन्होंने बत्तियाँ बंद कर दी हैं, आपके ऊपर ये अटैक करेंगे। हमने कहा कि आम तौर पे हमें ये नहीं कुछ कहते ख़वातीन को, तो आप यहाँ से मर चले जाएं, क्योंकि ये आपको अरेस्ट कर लेंगे। हम कईयों को कहते रहे, लेकिन कई लोग अनफॉर्चुनेटली वो जाने को तैयार नहीं थे और वो वहाँ से नहीं जा रहे थे। उन्होंने पहले बत्तियाँ बंद की, फिर उन्होंने इतनी बुरी तरह, ये मैं क्योंकि आई विटनेस हूँ,
کہ انہوں نے اتنی بری طرح پانی بھول گئی ہوں کہ ایک بچہ اس نے آ کے کہا کہ پائپ دکھائی کہ یہ پانی یہاں پہ پانی کی پائپ ڈالی ہے یا پانی چھوڑنے لگے ہیں. تو ہم نے کہا پانی چھوڑ دیں, ہم پانی کے اندر بیٹھے رہے, ہم سارے پانی کے اندر بیٹھے رہے. اس بچے نے کیونکہ بتا دیا تھا کہ پانی چھوڑنے لگے ہیں, انہوں نے اس بچے کو مارا, اس بچے کو اٹھا کے وین میں بند کیا. وہ 12 سال کا بچہ ہے, ٹھیک ہے, اور ہمیں آ کے کہتے ہیں پولیس والے اصل میں یہ بچے نے شیطانی کی تھی اور یہ بچے نے پانی چھوڑا تھا. کیونکہ یہاں پہ کیا کہتے ہیں اخلاقیات اتنی ختم ہو چکی ہیں کہ سچ اور جھوٹ تو یہاں پہ بڑے آرام سے بول دیتے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے جب مارنا شروع کیا ہے, میں آئی وٹنس ہوں, جس طرح انہوں نے مینا خان کو, وہ منسٹر ہیں کے پی کے, وہ آفس ہولڈر ہیں کے پی کے, الیکٹڈ ممبر ہیں پاکستان کے, لوگوں نے ان کو منتخب کر کے بھیجا ہوا ہے کے پی کی اسمبلی میں, ان کو اتنی بری طرح انہوں نے مارا ہے. انہوں نے شاہد خٹک کو مارا ہے, انہوں نے شفقت عوان کو مارا ہے, انہوں نے عبدالسلام کو, ان کو سب کو. یہ آپ کے الیکٹڈ ممبرز ہیں یہاں پہ. کیا پنجاب کی پولیس یہ ان کا طریقہ کار ہے؟ اگر کے پی سے الیکٹڈ کوئی آئے گا پنجاب کے اندر تو ان کو مارا جائے گا. شفقت عوان یہاں کے ایم این اے ہیں. ہم اس سے کا بات کر رہے ہیں, اس سے کیونکہ پی ٹی آئی ہے, اس لیے کیونکہ ہم یہ پاکستانی ہیں, ہم یہاں پاکستان کے لوگ ہیں. پھر انہوں نے اس کے بعد کیا کیا, انہوں نے پہلے میری بہن کو, ہمیں تو نظر ہی نہیں آیا, میری بہن کو پہلے ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی, پولیس کی عورتیں انہوں نے بلائیں, پوری گلو بٹنیاں تھیں. یہ پاکستان میں ہم عورتیں ہیں. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو آپ ہماری اخلاقیات ختم کر رہے ہیں, مریم نواز یہاں پہ یہ چیف منسٹر ہے پنجاب کی, یہ جان کے یہ اس قسم کی خواتین کو لے کر آ رہی ہیں جنہوں نے, میں آپ کو یہ بتا دوں کیا نام تھا اس عورت کا, گلناز. وہ کھڑی ہو کے ان عورتوں کو, وہ اپنی پولیس والوں کو کہہ رہی تھی ان کو مارو. انہوں نے جس طرح میری بہن نورین نیازی کو 71 سال کی ہیں, انہوں نے زمین پہ, پہلے ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ انہوں نے زمین پہ گرایا ہوا انہیں, اور انہوں نے ساری عورتیں یہ ساتھ کھڑی تھی, ان کو گھسیٹ رہی تھی سڑک کے اوپر. اور نادیہ خٹک ان کو میرے خیال میں روکنے کی کوشش, ہمیں خود نہیں سمجھ آئی, اتنی مشکل سے ان کو یہاں سے بچائے ان عورتوں سے. یہ بدماشی کر رہی تھی ان کے ساتھ. یہ کوئی طریقہ کار ہے کہ جس طرح آپ ایک بزرگ عورتوں کو, یہ پاکستان کی یہ ہماری آپ اخلاقیات ہو گئی ہیں. آپ کا خیال ہے آپ ہمیں مار کے آپ ڈرائیں گے ہمیں, ہم بالکل جائیں گے وہاں پہ. آپ کا خیال ہے کہ ہمیں ڈرائیں گے یا آپ ہمیں ماریں گے, ہمارے اوپر کیسز بنائیں گے, ہمیں جیلوں میں ڈالیں گے, ڈال دیں. لیکن انہوں نے یہ جو ہمارے پیچھے یہ لائرز کھڑی ہوئی ہیں خواتین, یہ 17 لوگوں کو انہوں نے ایک وین کے اندر بند کیا. مردوں نے اٹھا کے وہ لڑکیاں منہ پہ ان کے تھپڑ مار رہے تھے. یہاں پہ کئی ہمارے یہاں پہ وہاں پہ صحافی کھڑے تھے, میں یقین کرتی ہوں کہ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے عورتوں کو نہ دوپٹے کی لحاظ 9 مئی سے شروع ہوا. کیا خیال ہے ہم یہ اجازت دے دیں گے کہ یہ پاکستان کے اندر ہوتا رہے؟ یہ ہمارا ملک نہیں ہے. کیا یہ کسی صرف بدماشوں کا ملک ہے؟ ہم نہیں برداشت کریں گے یہ چیزیں. یہ انہوں نے لڑکیوں کو مارا ہے, انہوں نے وین میں ان کو اٹھا کے پھینکا ہے, اور ایک ہی وین کے اندر مرد عورتیں ساری بند کی ہیں. 17 لوگ اس وین کے اندر بند تھے. ہمیں انہوں نے 5 وکیل تھے, 4 وکیلوں کو اٹھایا. ویسے تو سب کے ساتھ انہوں نے وکیلوں کے ساتھ بدتمیزی کی. آپ بالوں سے گھسیٹا ہے عورتوں کو. عورتیں اتنی بڑی بدماشی کر رہی تھیں, وہ عورت بے شرموں کی طرح ہمیں گھسیٹا ہے, ہمیں گھسیٹ کے لے کے گئی, ہمیں وین کے اندر پھینکا انہوں نے. ہاں, تو اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ یہ آپ کا خیال ہے یہ ہمیں یہ کر کے یہ لوگوں کو, پاکستانیوں کو ڈرائیں گے؟ یہ آپ ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کیا, عمران خان کی آواز نہ نکلے. ہمیں پولیس نے کیا کہا تھا, آپ یہ برداشت کر لیں گے جو میں کہوں گی؟ آپ کے اندر اتنی ہمت ہے کہ ایک عمران خان کا نام نہیں لے سکتے, دوسرا آپ عاصم منیر کا نام نہیں لے سکتے. ہمیں کہا گیا عمران خان سے ملاقات نہیں ہو سکتی جب تک عاصم منیر کی نوٹیفیکیشن نہیں آتی. کیا آج آپ ڈرتے ہیں کہ نام لینے سے؟ ہم کس قسم کے ملک میں رہ رہے ہیں؟ یہ آکوپائڈ پاکستان ہے, ہم غازہ ہیں, ہم مقبوضہ کشمیر ہیں.
ہر چیز پہ ہمیں غداری کے تمغے لگا دیے جاتے ہیں, ہمارے اوپر الزام لگا دیے جاتے ہیں. ہمارا یہ ملک ہے, میں آپ کو بتا دیتی ہوں, ہم بچپن ہم نے سارا گزارا ہے جس میں ہمارے والد ہمیں فخر سے بتاتے تھے کہ جس دن قائد اعظم نے پاکستان کی ریزولوشن پاس کی تو میں ادھر موجود تھا. ہماری والدہ, ہماری خالائیں, ہماری جو پھپھیاں تھیں وہ کہتی تھی ہم احتجاج میں جاتے تھے پاکستان کی آزادی کے لیے. ہمارے بڑوں سے ہم نے یہ سنا ہوا کہ ہم احتجاج میں جاتے تھے, ہمیں لاٹھیاں بھی پڑی ہوئی ہیں, ہم بڑا ان کے اوپر فخر کرتے تھے. آج پاکستان کا یہ عالم ہو گیا ہے, ہم پاکستانی نہیں ہیں, آپ اس کو پارٹی بنا دیتے ہو. کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ ہم گھر سے عورتیں نکلی تھیں, سارا دن ہمیں اٹیک ہوتا ہے. میرے اوپر 11 دفعہ انہوں نے نکالی ہے وہ کیا اریسٹ وارنٹ. ہم نے کہا ہوا ہے میری پراپرٹی کو کہہ رہے ہیں کہ ساری کو جوڑ دو, کیا کہتے ہیں اس کو, اٹیچ کر لو. کس لیے؟ کیونکہ میں عمران خان کا ہم پیغام لے کر آئے تھے. میری بات سنیں, عمران خان یہاں 80% لوگوں کی نمائندگی کا مطلب ہے 80% سے 85% لوگ پاکستان کے کہتے ہیں عمران خان آئے گا اور پاکستان کو صحیح راستے پہ لگائے گا. اس کا مطلب انشاءاللہ یہی لوگ دعائیں کرتے ہیں. آج اگر ہم محفوظ ہیں اور عمران خان محفوظ ہے اور پاکستانی محفوظ ہیں کیونکہ لوگ دعائیں کر رہے ہیں. لوگ اتنی دعائیں کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے, کیوں عمران خان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے دعائیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ لیڈرشپ کس کو کہتے ہیں کہ وہ ہماری دل کی آواز ہے. 2.5 سال سے وہ جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کیوں جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان کو تو پہلے دن 4 اگست کو ان کو آفر آئی تھی, لوگ آئے تھے ان کے گھر 4 اگست, ایک دن ان کی اریسٹ سے پہلے ان کو آ کے کہا گیا تھا آپ کو ہم سیف پیسج دیتے ہیں, آپ ملک چھوڑ کے لندن کئی ملک میں جانا چاہتے ہیں آپ چلے جائیں. عمران خان نے کیوں انکار کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا جو میرے پر کیسز ہیں میں ان کا سامنا کروں گا, میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. میں ہر کیس کا 300 کیسز کا عمران خان نے سامنا کیا 2.5 سال میں. اگر وہ مجرم ہوتے, کہتے اگر میں چور ہوتا تو میں یہ ملک چھوڑ کے چلا جاتا. جب میں نے کچھ نہیں کیا, میں ان کا سامنا کروں گا. آپ نے دیکھا ہے جیل میں بیٹھ کے 450-500 دن ان کی ٹرائل چلی ہیں. ایک دفعہ کوئی جو صحافی بھی جیل میں گیا ہوگا یا کوئی بھی جیل میں گیا ہوگا, وٹنسز ہیں جو کہتے ہیں آج تک عمران نے کچھ نہیں ان کو کہا, کہ نہ پولیس والوں کو نہ جج کو. وہ ڈیمانڈ ہی کرتے ہیں میری کتابیں دے دو یا میرے بچوں سے بات کرا دو. یہ اس کے علاوہ عمران خان کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. تو آپ نے ایک صبر, ایک انسان جو آپ کے ملک کے لیے قربانی دے رہا ہے, وہ اپنے ملک کے لوگوں کے لیے قربانی دے رہا ہے, وہ آپ اس کو سیاست کہتے ہیں. میں کہتی ہوں کہ ہم جب ان کو دیکھتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں. ہم ان کی ہمت کو اور حوصلے کو دیکھتے ہیں, ہم اسے انسپائر ہوتے ہیں, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. عمران خان کے جو آخری جو انہوں نے بات کہی کہ میری بہن کو بھیجا تھا, انہوں نے کہا تھا اب وقت آ گیا, کیا کہا تھا کہ ذہنی طور پہ ساری قوم تیار ہو جائے. ہاں, انہوں نے کہا کہ اب میں اپنی قوم کو پیغام دیتا ہوں کہ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کر لے کہ اب وقت ہے یا اپنے آپ کو آزادی یا موت. یعنی یہ اپنے آپ کو پہلے خود قوم اپنے آپ کو تیار کرے کہ آگے اب اور کوئی چوائس نہیں رہے گی. اور اب نظر آ رہا ہے, اب کل تو ہمیں ایکچولی وہ تصویر نظر آئی ہے کہ اب کوئی چوائس نہیں ہے. اور جو میری بہن کے ساتھ ہم رات کو ان کو ہاسپٹل لے کے گئے, 1 سال پہلے ان کا بازو ٹوٹا تھا, اور جس طرح وہ عورتیں جانوروں کی طرح ان کو گھسیٹ رہی تھی سڑک کے اوپر, اور کتنی مشکل سے اگر ہم نہ چھڑواتے, اگر نہ لٹرلی کس طرح ہم نے اندر گھس کے ان کو چھڑوایا, اور یہ ان کو ہوش نہیں تھی. اس لیے یہ آپ کو نہیں بتا سکتی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا, کیونکہ ہمیں ان کو اٹھانا مشکل ہو گیا تھا کیونکہ یہ بے ہوش میں نہیں تھی. اور ان کو اگر پوچھیں تو ان کو یاد نہیں ہے, ان کو صرف آواز آ رہی تھی نادیہ خٹک کی, کیونکہ یہ ان کو دوسری طرف سے روک رہی تھیں. تو اس لیے یہ کہتی ہیں مجھے یاد کچھ نہیں ہے. لیکن یہ اتنی ہمت سے, ان کا بیٹا 10 سال کی قید میں ہے, ان کا بھائی قید میں ہے, لیکن یہ جتنی ہمت کر کے کل جب یہ ہنس رہی تھی, میں ان کو کہہ رہی تھی کہتی تو کوئی بات نہیں اگر ہو گیا. میں ان کی ہمت کو میں دیکھتی ہوں اور اپنے بھائی کی ہمت کو دیکھتی ہوں. ہم نے اگر عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ لبرٹی یا ڈیتھ, آزادی یا موت,
तो आज हमारी बहनों को देख लें, आज हम कहेंगे हम अपने मुल्क की आज़ादी के लिए पाकिस्तानी होने के नाते, जो यहाँ सारा दिन आप कहते हैं जी ये चेयरमैन बनना चाहते हैं, कुछ भी नहीं हमें चाहिए, हम अडयाला जेल में अकेले बैठने को तैयार है। हम तो सारों को रोक रहे थे कि अब हम इनकी मिन्नतें कर रहे थे सारे यहाँ से चले जाओ। हम ये सहाफ़ी जो यहाँ हमारे जो जर्नलिस्ट हैं इनको कहते हैं यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारे फ़ोन ले लेंगे। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हम अकेले बैठेंगे अडयाला के बाहर, अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ेंगे। मार दोगे हम मरने को तैयार हैं, लेकिन हम अपने भाई के लिए बैठेंगे बाहर। ये जो उन्होंने कहा है ना हमें गुलामी कबूल है इस मुल्क में, ये हमारा मुल्क है, ये ऑक्यूपाइड पाकिस्तान नहीं है, ये हमारा मुल्क है, हमारा हक है इसके ऊपर, हर पाकिस्तानी का हक है इसके ऊपर। ये सियासत नहीं है, ये हमारा मुल्क है। यहाँ जुल्म होगा हम इसके खिलाफ खड़े होंगे, आप बोलेंगे, और हम जो जुल्म करेगा उसका भी नाम लेंगे। अगर और हम तीनों जो बहनें हैं, हम सिर्फ अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हम अडयाला के बाहर बिल्कुल बैठेंगे, हम वहाँ से नहीं हिलेंगे, हमारी मुलाकात कराएंगे, इमरान खान को ये आइसोलेट नहीं करेंगे। हाँ, और क्यों आपके साथ इंशाल्लाह देखिए बहन कुछ कहना चाहती है, बोलो। सिर्फ ये कि अब 2 हफ्ते से बंद है। देखिए हमने कल इनको रिक्वेस्ट किया कि देखिए आप हमें एक को जाने दें, हम उनको देख लें, क्योंकि ना मैं आसिम मुनीर को ट्रस्ट करती हूँ उस आदमी को, ना मैं मरियम नवाज जैसी औरत को ट्रस्ट करती हूँ। हमें नहीं पता खान साहब के साथ अंदर क्या कर रहे हैं, हम इनको बिल्कुल, हमें इन पे एतबार नहीं है। हमने इनसे कल बहुत रिक्वेस्ट की, हमने कहा हम चले जाएंगे, एक को जाने दो, हम सिर्फ को देखाएं, हमें तसल्ली हो जाए कि वो ठीक है। क्यों अगर इनका बंद, ये बदनीयत लोग हैं, ये किसी हद तक जा सकते हैं। खान साहब ने जैसे कहा था कि ज़हनी मरीज है, और हम भी किसी हद तक जाएंगे, ये हम किसी हद तक जाएंगे। ये मारना है मार दें, जेल में डालना है जेल में डाल दें, मगर हम इनको कुछ नहीं करने दें जो खान साहब के साथ कर रहे हैं। हम अकेले काफ़ी है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह हमारे साथ है, हम हक के लिए खड़े हैं, अल्लाह हमारे साथ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नौरीन आपा बात करें, एक मिनट रुक जाइए, कर लेना तो उसके बाद नौरीन आपा बात करेंगी, एक मिनट नौरीन आपा को बात करने दें। जी, मैं वो खुशकिस्मत खातून हूँ कि मैं इमरान खान की बहन हूँ, और मुझे इस पे फ़ख्र है कि मेरा बेटा अगर जेल में है तो मैं उसे भी कहती हूँ तुम खुशकिस्मत हो कि इस वक्त जितना जुल्म का दौर चल रहा है, अगर 10 साल कैद है तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और सिर्फ मेरा बेटा नहीं, वहाँ जितने कैदी हैं मैं आपको बताऊँ, वो सब कहते हैं कि जी इमरान खान से कहें हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। कोई ये नहीं कहता कि जी हम क्यों जेल में हैं, हम क्यों सज़ा काट रहे हैं। बेगुनाह लोग हैं, सब बेकसूर हैं, सब बेगुनाह हैं। मैं कल मेरे साथ जो इन्होंने किया, उसके बाद मुझे ये एहसास हुआ कि पाकिस्तान का निज़ाम कितना ख़राब हो चुका है। वरना औरत के साथ कभी किसी ने औरतों के साथ नहीं किया था, मर्दों को पकड़ते थे, औरतों को नहीं। मैं खड़ी हुई थी, कुछ नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ बैठी थी देर तक, मैंने कहा चलो मैं खड़ी होती हूँ। मुझे नहीं पता उस औरत का साइज़ क्या था, वो पाकिस्तानी थी कि कहीं से ये लेकर आए हुए थे। उसने मुझे पीछे बालों से पकड़ा, और मुझे ये कुछ, मैं अभी कर भी नहीं रही मुझे, और उसके बाद वो थी साथ उसके जो SHO और जितनी थी। मैं सोचती हूँ पाकिस्तान के अंदर अगर मेरे साथ करें तो इन लोगों के साथ करते क्या ये होंगे। उन्होंने पकड़ा, उसके बाद उन्होंने मेरे बाजू मुझे ज़मीन पे गिराया, मुझे घसीटा, और मुझे घसीट के देखे। उसके बाद मुझे समझ नहीं आई कि मैं क्या हो रहा है। मुझे सिर्फ नादिया खटक, अल्लाह ताला इसको इसका अजर दे, इससे इतना शोर मचा कि मुझे उसकी आवाज़ें आ रही थी, मुझे बाकी नहीं समझ आई। अब आप ये सब, ये जो थी लॉयर्स थी, यंग बच्चियां थी, इनकी भी बड़ी हिम्मत है, ये वहाँ आती हैं और हमारा साथ देती। लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान को ये क्या करना चाहते हैं। इस वक्त फ़लस्तीन का देख के हम अफसोस करते हैं, जी इज़राइल कर रहे हैं। मुझे तो लगता है ये जितने ट्रेंड पुलिस है, ये जितने ये आके ये जुल्म कर रहे हैं, ये सब फ़लस्तीन इज़राइल से ट्रेन होके आए हैं। आज पाकिस्तान में तकलीफ ही ये है कि ये इज़राइल को कबूल करना चाहते हैं, और इनको पता है कि इमरान खान उसमें रुकावट है। और इमरान खान के साथ ये कभी कुछ इसलिए नहीं कर सकते कि ये कोई इंसान ज़िंदा ही नहीं रहेगा अगर इमरान खान के साथ कुछ इन्होंने करने का सोचा भी।
آپ یہ سوچیں ہی نہ کہ کبھی عمران کے ساتھ کچھ کر سکتے ہیں. عمران خان، میں پہلے بھی کہتی ہوں، میں عمران خان کو بھی کہتی ہوں، عمران خان وہ شخص ہے جس کے لیے دنیا میں دعائیں ہو رہی ہیں، اور یہ جتنے ظالم ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دنیا میں لوگ بدوائیں کر رہے ہیں. یہ کبھی سرخرو نہیں ہوئیں گے. آپ دیکھیں گے یہ اس وقت فرسٹریشن میں سب کچھ کر رہے ہیں، یہ مایوس ہو چکے ہیں. ان کا دل کرتا ہے کہ عمران خان ان سے معافی مانگے. پیغام کیا دیتے ہیں کہ عمران خان آپ معافی مانگیں کہ 9 مئی آپ نے کروایا. یہ سب جھوٹ ہے، ان کو پتہ ہے 9 مئی کروانے والے یہ ہیں. ہم خود وہاں پہ موجود تھے. وہاں پہ میں ملٹری کورٹ میں ملٹری کسٹڈی میں جب حسان تھا میں ملنے جاتی تھی، جو وہاں پہ لڑکا بیٹھتا تھا انٹیلیجنس والا، اس کی تصویریں 9 مئی کے کراؤڈ میں کھڑا. اور اس طرح کے سارے وہ کہتے جتنے لوگ تھے یہ سارے وہاں موجود تھے. انہوں نے پورا پلان کر کے کیا. انہوں نے آج تک نہیں بتایا کہ انہوں نے لوگ بچوں کے سروں میں گولیاں کس نے ماری تھی. میڈیا کو بھی چاہیے ہائی لائٹ کریں. وہ جب بچہ کورٹ کے باہر وہ کور کمانڈر گھر کے باہر شہید ہوا، اس کا بھیجا پورا باہر نکلا ہوا. ان کے گھروں میں اولادیں نہیں ہیں. ان کو نہیں پتا کہ ان کی اولادوں سے محبت ہے اور یہ اولادوں کے لیے اتنا کچھ جمع کر رہے ہیں. ان کو دوسروں کے بچے نہیں تھے، وہ کس کا بچہ تھا؟ آپ لوگ ان کی تصویریں لگائیں، بتائیں کہ انہوں نے 26 نومبر کو کیا کیا، اور بتائیں کہ انہوں نے 9 مئی کو کتنے ظلم کیے. ہم نہ بھولیں گے نہ بھولنے دیں گے. میں فخر سے کہتی ہوں میں آج خوش قسمت ہوں کہ میں عمران خان کی بہن ہوں، میں حسان نیازی کی والدہ ہوں، اور میں ان سب لوگوں کو جانتی ہوں جو ملٹری کورٹ میں ہیں. وہ سارے بڑے بہادر ہیں، وہ سارے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ سارے کھڑے رہیں گے. آج تک کسی نے نہیں کہا کہ عمران خان نے کوئی ہمارا بچہ جیل کیوں بھجوا دیا. وہ سب کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ ہیں. اور یہ وہ لوگ تیار ہو گئے ہیں جو پاکستان کو بچائیں گے بھی اور آگے پاکستان کو وہاں پہنچائیں گے جو ایک اسلامی ملک بنے گا. کیونکہ اسلام ختم کرنا چاہتے ہیں ان کا. آپ کچھ عرصے میں دیکھیے گا اسلامک ریپبلک ختم ہو جائے گا. یہ صرف پاکستان رہے گا، وہ بھی کس کا؟ میرا خیال ہے پاک فوج کا. یہ چاہتے ہیں لیکن نہیں رہے گا، کیونکہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے. ہم سب کھڑے ہیں اسلام کے لیے، ہم سب مسلمان ہیں، ہم پاکستانی ہیں، اور ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، اور ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، عمران خان کے دور میں کھڑے ہیں. یہ ہم کبھی اس کو نہ آپ لوگوں کو بھولنے دیں گے نہ ہم بھلائیں گے. آپ دیکھیے گا، آپ میڈیا کا بہت بڑا رول ہے اس میں. آج میڈیا نہ ہوتا تو شاید کوئی بات سامنے آتی نہ. اور میں پھر سے کہتی ہوں کہ آپ 9 مئی اور 26 نومبر کے شہیدوں کی تصویریں لگائیں، ان کی کہانیاں ہائی لائٹ کریں. کیونکہ یہ لوگ، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جو حکومت پہ بیٹھے ہیں جب وہ کہتے ہیں جی کون مرا تھا، کوئی بھی نہیں مرا. کیونکہ ان کا خیال ہے جب انہوں نے لاشیں دبا دی، پھینک دی، چھپا دی، اللہ ہے، اللہ نے نہیں ان کو. یہ ایک ایک لاش ان کے آگے کھڑی ہوئے گی. یہ میرا خیال ہے زندگی میں ان کو سکون نہیں ملے گا اس کے بعد. یہ انسانوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اور آپ میڈیا کے پاس کیمرہ ہے، آپ اس کیمرے کا استعمال کریں، ہر چیز کو دکھائیں جو یہ کر رہے ہیں، ظلم دکھائیں جو پاکستان میں ہو رہا ہے. اور آپ لوگوں کی بھی بڑا جہاد ہے کہ آپ نے جب سے ہم آ رہے ہیں اڈیالہ آپ لوگ ہوتے ہیں، آپ کا بہت بڑا رول ہے. اگر آپ نہ ہوتے تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ سرکاری میڈیا کو تو ان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اب ویسے بھی چلیں، ٹی وی کوئی بھی نہیں دیکھتا، اب سب سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں. تو آپ لوگوں کا بھی شکریہ. مجھے تو کوئی اتنی بڑی تکلیف نہیں ہوئی، میں تو بڑی معمولی سی، میری اگر کس کو قربانی کہے تو قربانی بھی نہیں ہے. جتنی بچوں نے ماریں کھائی ہیں، جتنے بچے شہید ہوئے ہیں، جتنے زخمی ہوئے ہیں، کتنا ظلم کیا انہوں نے. لوگوں کے گھروں میں گھسے ہیں، وکیلوں کو مارے اور لوگوں کے گھر توڑے ہیں انہوں نے. میرے بھی گھر میں گھسے تھے، میری بیٹی کے گھر میں گھسے ہیں. اور یہ گھستے نہیں ہیں، یہ گھروں کو توڑ کے جاتے ہیں، چوری کر کے جاتے ہیں. ہمارے سب کے موبائل جا چکے ہیں، ہمارے ملازموں کے موبائل لے چکے ہیں. آج پولیس کے پاس پتہ نہیں کتنا موبائل ہوگا، کوئی نہیں بتا سکتا. کیونکہ انہوں نے آزادی دی ہوئی ہے پولیس کو. آپ جس کے گھر میں جانا چاہے جائیں، جس کو مارنا چاہے مارے. اور میڈیا والوں کے پر میڈیا کے فون ہمارے سامنے لیتے ہیں. لیکن آپ لوگ بھی جہاد کر رہے ہیں اور ہم بھی کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ اگلے منگل کو پھر ہم کھڑے ہوئیں گے اور انشاءاللہ ہم سب کھڑے ہیں. ہاں، ہم عمران خان کو جیل سے نکلوا کے فارغ ہوئیں گے. جب تک جیل میں عمران خان ہے ہم اڈیالہ پہ کھڑے رہیں گے. ایک رک جائیے جی، مینا خان صاحب اور پھر شاید خٹک صاحب، آپ بھی یہ موجود تھے کل وہاں. آپ بتائیے کیا ہوا، آپ نے کیا دیکھا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ
علیمہ آپا نے، عظمیٰ آپا نے، نورین آپا نے آپ کے سامنے ساری روداد رکھی. بنیادی بات یہ ہے کہ پچھلے 2 ہفتے سے ہمارے قائد عمران خان صاحب ان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے. کوئی علم نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک، کیا رویہ اپنایا جا رہا ہے. نہ فیملی والوں کو ان سے ملنے دیا جا رہا ہے، نہ وکلاء کو ان سے ملنے دیا جا رہا ہے، نہ رفقا اور سیاسی قائدین کو ان سے ملنے دیا جا رہا ہے. اور سب سے جو بڑا امتحان ہے وہ عدلیہ کا ہے. جب عدلیہ نے اپنا فیصلہ کیا کہ منگل کو وکلاء اور خاندان والے ملیں گے اور جمعرات کو رفقا ملیں گے، تو یہ دوسرا ہفتہ جاری ہے کہ نہ تو جو ہے ان کے خاندان کو ملنے دیا جا رہا ہے اور نہ جو ہے وکیلوں کو ملنے دیا جا رہا ہے. تو پہلے تو یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہم انصاف دینے والوں کے اوپر فاتحائی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں کہ وہ جو فیصلے کرتے ہیں پھر اس کو انفورس کرائے، اور اگر انفورس نہیں کرا سکتے تو پھر پاکستانی ٹیکس پیئر کے پیسوں کے اوپر بوجھ نہ بنے. یہ آپ کی تنخواہیں پاکستانی ٹیکس پیئر کے پیسے سے آپ کو دی جاتی ہے. آپ فیصلہ تو سنا دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ پوری قوم نے کل رات دیکھا آپ کے فیصلے کے مطابق منگل کے دن خان صاحب کی بہنیں وہاں گئی، الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو وہاں گئے اور وہاں پہ انتظار کرتے رہے کہ ان کو ملنے دیا جائے گا. ملنے تو نہیں دیا گیا، لیکن رات کے کوئی 6:30-7 بجے بالکل کوئی شاید کافروں کے ساتھ بھی کوئی اتنا نہ کرے جو انہوں نے خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ کیا. سرد رات میں ہمارے اوپر پانی چھوڑا گیا. خان صاحب کی بہنیں، ہماری دیگر خواتین، وکلاء، الیکٹڈ لوگ، اور اس کے بعد جو ہے پھر مزید نفری بلائی گئی، پھر ہمیں زد و کوب کیا گیا، ہم الیکٹڈ لوگوں کے اوپر جو ہے تشدد کیا گیا، میرے اوپر تشدد کیا گیا، مجھے گھسیٹا گیا، شاہد خٹک MNA صاحب کے اوپر کیا گیا، شفقت عوان صاحب کے اوپر کیا گیا، عبدالسلام MPA صاحب کے اوپر کیا گیا. یہ ہم اکیلے کے اوپر نہیں ہے. میں 58,000 ووٹ لے کے آیا ہوں، یہ 1 لاکھ سے اوپر ووٹ لے کے آئے، یہ 1 لاکھ سے اوپر ووٹ لے کے آئے، عبدالسلام صاحب ووٹ لے کے آئے. میں 4 کروڑ اسمبلی کا نمائندہ ہوں، میں ایک صوبے کے حکومت کا وزیر ہوں. یہ اس کے اوپر جو ہے انہوں نے تشدد کیا ہے، 4 کروڑ عوام کے اوپر انہوں نے تشدد کیا ہے. پھر ہم اپنا بھی سائڈ پہ رکھ کے، اسلامی معاشرہ ہے، مشرقی معاشرہ ہے، یہاں پہ ہمیں گھروں کے اندر یہ تہذیب اور یہ تربیت دی جاتی ہے کہ آپ جنگوں کے اندر بھی خواتین کو ہاتھ نہیں لگاتے. اور پھر ایسے عظیم انسان عمران خان کا جو قوم کے لیے 27 ماہ جیل کے اندر ہے، ان کی بہنوں کو آپ ہاتھ لگا رہے، ان کو گھسیٹ رہے، ان کے اوپر آپ تشدد کر رہے. آپ کو شرم نہیں آتی؟ ایک 2% کا SHO، کیا نام ہے اس کا؟ اعزاز. 2% کا SHO اس نے ہمارے اوپر بھی اور پھر خان صاحب کی بہن نورین آپا کے اوپر ہاتھ اٹھایا. میں تھوڑا MPA شپ اور منسٹر سے ہٹ کے بتاتا ہوں اور دل کی آواز بتاتا ہوں کہ تمہیں اعزاز تمہارے وردی نے پروٹیکشن دی ہے. اللہ کرے جس دن تمہارے سینے پہ وردی نہ ہو اور تم میرے سامنے یہ حرکت کرو، پھر پتہ لگ جائے گا کہ تمہارے اندر کتنی مردانگی ہے. تمہارے یہ وردی جو ہے نا، اور جو اس سے اوپر وردی ہے، جو ایک دوسرے کو پروٹیکشن دیتے آ رہے ہو، وہ تم لوگ جو ہے نا اس کا سہارا لیتے رہے ہو. تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے. 3 چیزیں ہیں: عورتیں، وکلاء، الیکٹڈ لوگ. تینوں کا جو ہے کل تم لوگوں نے، اور بچے بھی، 3-4 لوگوں کا کل تم لوگوں نے جو اخلاقیات کا جنازہ نکالا ہے. اور آخر میں مریم آپ کو کہتا ہوں، آپ لوگ تو بڑا مریم کارڈ کھیلتے رہے اور عورت کارڈ کھیلتے رہے، اور بڑا جو ہے آپ، اور بلاول کو بھی کہتا رہا ہوں، وہ جو اسمبلی کے فلور پہ کھڑا ہو کے کہتا رہا ہے کہ عورتوں کے ساتھ آپ کہیں مردوں کے ساتھ مقابلہ کرے. آیا مقابلہ کرے مردوں کے ساتھ. آپ کو مریم شرم نہیں آتی کہ جب آپ بڑے بلند و بانگ دعوے کرتی تھی،
آج آپ کی پولیس، آپ ایک قابض ناجائز وزیر اعلیٰ ہو، پہلے تو آپ کی اخلاقی جرت نہیں ہے، آپ جو چند سیٹوں کے اوپر فارم 47 کے اوپر وزیر اعلیٰ بنی ہے، اس کے بعد آپ ایک عورت ہوتے ہوئے عورتوں کے اوپر سردی کی راتوں میں پانی چھوڑا گیا اور پھر ان کو جو ہے گھسیٹا گیا، ان کے اوپر تشدد کیا. شرم آنی چاہیے آپ کو. میں انشاءاللہ تعالی اسپیکر کے پی اسمبلی سے بھی بات کروں گا، میں چیف منسٹر صاحب سہیل آفریدی صاحب سے بھی بات کروں گا. ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک کے اندر انارکی ہو، ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک کے اندر حکومتیں آمنے سامنے آئے، ہم نہیں چاہتے کہ ادارے آمنے سامنے آئے. لیکن اگر یہ روش رہی، یہ سلسلہ رہا کہ ہمارے خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ، الیکٹڈ لوگوں کے ساتھ، 4.5 کروڑ عوام کی الیکٹڈ نمائندہ جرگہ کے ایک منتخب نمائندے کے ساتھ، نیشنل اسمبلی کے نمائندگان کے ساتھ یہ رویہ رہا، تو پھر آپ یہ نہ سوچے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ نیشنلزم کے نام پہ، حب الوطنی کے نام پہ کمپرومائز کرتی رہے گی. ہم جو ہے پھر ہیڈ آن ہیڈ آئیں گے، پھر شاید آپ کی وردی ہمارے صوبے میں داخل نہ ہو، پھر شاید آپ کے لوگ ہمارے صوبے میں داخل نہ ہو، پھر شاید آپ داخل نہ ہو. لہٰذا سوچ لے. اور آخر میں جس مقصد کے لیے تم لوگ یہ کر رہے ہو کہ خان صاحب کے ساتھ قائدین نہیں ملیں گے، ان کے خاندان والے نہیں ملیں گے، بہنیں نہیں ملیں گی، سوچو بھی نہیں. اس پارٹی کا، اس ملک کا نوجوان اور اس کے اندر آخری قطرہ جب تک موجود ہے، ہم بار بار آتے رہیں گے، بار بار جائیں گے، بار بار وہاں بہنوں کے ساتھ بھی بیٹھیں گے، جمعرات کو بھی آئیں گے، الیکٹڈ لوگ بھی آئیں گے، ہر بار آئیں گے، اور تم لوگوں کا مکروہ چہرہ آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے پوری قوم کو دکھائیں گے اور پوری دنیا کو دکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ. شاہد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تفصیلی بات جو ہے وہ علیمہ آپا، عظمیٰ آپا سب نے کر دی ہے اور منسٹر صاحب نے بھی آپ کے سامنے رکھی. میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ جب کل انہوں نے ہمیں پکڑا، گریبان میں انہوں نے ہاتھ ڈالا، تو اس وقت اس جو ایس ایچ او ہے اعزاز، اس نے چند ایسے الفاظ ادا کیے کہ جس کے اوپر مجھے غصہ بھی بہت زیادہ ہے، اور میں پختون بھی ہوں، اور میں نے خود ٹویٹ کی تھی کہ جب ہمارے گریبان میں کوئی ہاتھ ڈالتا ہے تو پھر ہم اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالتے ہیں. اس نے کہا کہ میں تمہاری پریویلیج کی، میں ایسی کی تیسی کا لفظ یوز کر دیتا ہوں. گالیاں میں آپ کے سامنے نہیں کرنا چاہتا کہ وہ گالیاں میں ریپیٹ کروں. انہوں نے وہاں پہ پہلے ہمیں سائڈ پہ کیا، ہمیں گھسیٹا، ہمیں دھکے دیے، ہمیں وہاں پہ مار پیٹ کی گئی، اور ہم نے ان کو چیلنج بھی کیا، اور ہم نے ان کو بولا بھی کہ اگر مرد کے بچے ہو، تمہارے میں مردانگی ہے، تو یہ وردی اتار کے آؤ، ہم دیکھتے ہیں کہ تمہاری اوقات کیا ہے. لیکن تم نے وردی ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے، یہ وردی تم نے پہنی ہے، اور تم ادھر آ کے بدماشی کرتے ہو. اور اللہ کی قسم میں حلفاً کہتا ہوں، ہمیں صرف ایک بات کا ڈر ہوتا ہے کہ ہمارا لیڈر جیل کے اندر ہے، کیونکہ یہ مریم نواز کی خواہش ہے کہ وہ عمران خان کو کسی نہ کسی طریقے سے وہاں پہ بلوچستان جیل شفٹ کر دے. تو یہ چیزیں ہمارے ذہن میں چلتی ہے. ورنہ پنجاب پولیس، ہم جب آتے ہیں پروٹیسٹ میں، پھر نظر نہیں آتے، پھر بھاگتے ہیں، پھر راستے چھوڑ دیتے ہیں، اور بار بار یہ ایسی چیزیں ہمارے ساتھ کرتی بھی ایسے اس لیے ہے کہ یہ پنجاب کے اندر نہ آئے. لیکن یاد رکھو، مریم نواز، پنجاب عمران خان کا ہے، پنجاب آپ کا نہیں ہے. پنجاب کے لوگوں نے آپ کو ریجیکٹ کیا، آپ کو ووٹ کے ذریعے ریجیکٹ کیا، آپ کی پوری پارٹی کو ریجیکٹ کیا. آپ کا جو بیمار باپ تھا، جس کو 150 قسم کی پہلی بیماریاں لاحق تھی، جو لندن بھاگ گیا تھا، بگوڑا بن گیا تھا، اس کو بھی ریجیکٹ کیا. اور پنجاب جو ہے یہ عمران خان کا ہے، یہ ہمارا ہے. اور میں خان صاحب کی بہنوں کو یہ پیغام دیتا ہوں آپ کے توسط سے کہ ان کا مقصد یہی ہے کہ یہ عمران خان صاحب کو جیل میں آئسولیٹ کر دے اور آپ کو باہر آئسولیٹ کر دے. ہم ہر دفعہ، آپ اب تک ہمیں منع کر رہی تھی بار بار کہ آپ لوگ نہ آیا کریں، آپ لوگ نہ بیٹھا کریں، لیکن اس کے بعد آپ لوگوں نے ہمیں منع نہیں کرنا. ہم آئیں گے، اگر آپ ساری رات بیٹھیں گے، ہم ساری رات ادھر بیٹھے رہیں گے، اور بڑی تعداد میں اس کے بعد آئیں گے. یہ بار بار علیمہ ہمیں منع کرتی ہے کہ آپ لوگ نہ آئیں، آپ لوگ چلے جائیں. تو اکثر اوقات تو ہم ان کی بات مان بھی لیتے ہیں، لیکن اس دفعہ ہم آپ کی یہ بات نہیں مانیں گے. ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. حسان جیل کے اندر، میں حسان نیازی
को पैगाम देता हूं कि हसन आपकी वालिदा मेरी माँ है, आपकी माँ मेरी माँ है, हम उसकी हिफाजत करना जानते हैं। उन्होंने आपकी माँ के ऊपर जो उन्होंने बदतमीजी की कल, मैं इंतहाई ज्यादा गुस्सा हूं, क्योंकि जो दुपट्टा खींचा गया उनका, जो बाल खींचे गए, हमें उन चीजों का बड़ा गुस्सा है, क्योंकि हसन शायद आज बड़ा खफा होगा। मैं अपने नौजवानों से कहता हूं कि कब तक हम मोहम्मद बिन कासिम का इंतजार करेंगे, कब तक हम तारिक बिन जियाद का इंतजार करेंगे? क्यों ना हम खुद मोहम्मद बिन कासिम बन जाए, क्यों ना हम तारिक बिन जियाद खुद बन जाए? हम सब ने निकलना है अपने हकूक के लिए। इमरान खान साहब अगर 76-77 साल की उम्र में जेल में मेरे और आपका इंतजार कर रहा है, अपने जिस्म, अपने वजूद से, अपनी कैद के जरिए मेरा और आपका हौसला बन रहा है। हकीकी आजादी के लिए वो हमसे कुर्बानी नहीं ले रहा, बल्कि अपनी जात से वो कुर्बानी दे रहा है। अगर 76 साल की उम्र में वो मेरे और आपके आने वाली नस्लों के लिए जदोजहद कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम खड़े होंगे अपने लीडर के साथ। वो बार बार मुड़ के देख रहे हैं मेरे नौजवानों की तरफ, उसको उम्मीद सिर्फ और सिर्फ अपने अवाम से है कि मेरी अवाम आएगी, और उसको पुख्ता यकीन है कि उसकी अवाम इमरान खान को नहीं छोड़ेगी। और हमारा ईमान है अपने अल्लाह ताला के ऊपर कि इंशाल्लाह हम अपने लीडर को निकालेंगे भी, अपने लीडर के साथ खड़े रहेंगे, और अपने लीडर को ना उनको तन्हा छोड़ेंगे और ना उनकी फैमिली को तन्हा छोड़ेंगे। हम चट्टान की तरह इंशाल्लाह उनके साथ खड़ेंगे। आप करते रहे, और एक बर्दाश्त की भी एक हद होती है, बिल्कुल, ये भी मैं आपको बता दूं कि बर्दाश्त की एक हद होती है। हम बर्दाश्त कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आईन और कानून के लिए। जिस दिन ये पर्दा हमने फाड़ दिया ना, तो उसके बाद हमें याद है वो मरियम रवाज जो पत्थरों के साथ आई थी कोर्ट के सामने। ये पत्थर हम भी लेके आ सकते हैं, ये लोग हम भी लेके आ सकते हैं। हमारे साथ 80% इस मुल्क के लोग हैं। जिस दिन हमने कॉल दी ना, फिर ये ना कहना कि उधर ये लाखों लोग क्यों आ गए हैं, लेकिन बार बार ये फैमिली हमें मना करती है कि आप लोग इधर ज्यादा तादाद में ना आए। फिर हम पत्थरों के साथ आएंगे, फिर आपने ये गिला नहीं करना। पहले हम आपको खबरदार कर रहे हैं, SHO को फिलफौर मुअत्तल किया जाए। वहां पे जितने भी पंजाब पुलिस के एहलकार जिन्होंने वहां पे बदतमीजी की SP को, उनको भी वो करे, गुलनाज मुबीन और जितने भी हैं। और मुझे अभी MNAs ने भी कॉल की जो हमारे पार्लियामान के अंदर है, इसके खिलाफ कौमी असम्बली में मैं प्रिविलेज मोशन भी जमा कराऊंगा, इसको मैं असम्बली में भी बुलाऊंगा। और स्पीकर अयाज सादिक साहब, हमें पता है कि आप जाली तरीके से आए हैं, आपके पास कोई इख्तियार नहीं, क्योंकि आपने हर चीज पूछ के बतानी होती है। लेकिन बहैसियत पार्लियामान का मेंबर आपका हमारा जो इस्तेहकाक मजरूह किया गया मेरे और शफकत का, हम आपके इस पार्लियामान के मेंबर्स हैं। गो की ये जाली है, ये पार्लियामेंट गो की फॉर्म 47 की है। हमें पता है कि आप इख्तियार हैं, आपको इसलिए बिठाया गया है, लेकिन ये आपका फर्ज बनता है कि आप उन सबको बुलाएं और उनसे पूछे कि आपने कैसे मेरे मेंबरान की बेइज्जती की। एक पुलिस की जब कोई बेइज्जती करता है तो IG से लेके CCPO तक सारे उसके नोटिस लेते हैं। हम आपके मेंबरान हैं, ये आपका इम्तिहान है। अगर आप हमारा नहीं पूछते तो हम भी इसका पीछा नहीं छोड़ने वाले, आखिरी हद तक हम इसके खिलाफ जाएंगे इंशाल्लाह। शफकत अवान साहब, आप भी फरमाइए, कल आप भी मौजूद थे वहाँ। भी मारा भी और प्रिजन वैन में भी डाला, अच्छा खासा वहाँ तशद्दुद किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सामने सारे हक़ाइक़ बताए जा चुके हैं। कल रात जो कुछ हुआ है वो नाकाबिले बयान है। ज़िया के दौर में शायद पीपल्स पार्टी के साथ कहते हैं बड़ा जुल्म हुआ है, लेकिन उनके लीडरान की फैमिली के साथ इसका शरीर भी नहीं हुआ। मुशर्रफ का जो मार्शल लॉ था उसमें नवाज शरीफ की जो फैमिली है उसके साथ इसका शरीर नहीं हुआ। लेकिन कल आसिम लॉ के तहत जो खान साहब की फैमिली के साथ किया गया है, खुदा की कसम मेरी ज़बान साथ नहीं देती। जिस तरह खान साहब की बहन को वहाँ पे घसीटा गया हमारे सामने और उनका दुपट्टा उतर गया और वो औरतें उनको उठाई हुई थी, किसी ने बालों से पकड़ा हुआ था, किसी ने टांगों से पकड़ा हुआ था और मर्दों ने सर्कल किया हुआ था। क्या किसी मुल्क में, जमहूरी मुल्क में ऐसा भी होता है? इस वक्त मुल्क सख्त तरीन मार्शल लॉ से गुजर रहा है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। और जो हमारे साथ हो रहा है, एक 2 टके का SHO 14वें ग्रेड का, वो मेम्बरान जो है कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली और हमारे भाई जो कि वजीर हैं सूबाई, उनके साथ जिस तरह की गंदी ज़बान इस्तेमाल कर रहा था, मैं मीडिया के सामने वो बातें नहीं बता सकता कि जिस तरह की उसने गंदी ज़बान हमारे पार्लियामेंटेरियन के साथ इस्तेमाल की और चुन चुन के कहा जी कि मैं आप MPOs और आप MNAs की जो MNA शिप और MPA शिप और वजारत को ऐसे करता हूँ और ऐसे करता हूँ। और जो वकला के साथ
उसने काले कोट में भी, खुद भी काले कोट में था, मेरे बाकी बहन भाई और भी ताबिश और फातिमा और अवैस और ये भी काले कोट में थे। जिस तरह उठाया गया और जिस तरह खान साहब की फैमिली के साथ ये जुल्म किया गया, कोई भी पाकिस्तानी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये आगे उस तरफ लेके जा रहे हैं मामलात को कि फिर क्या मुल्क में ये चाहते हैं कि खून खराबा हो, ये चाहते हैं कि लोग बिल्कुल बेरब्त हो के निकल पड़े और जिसके सामने जो आए वो करे। जो कुछ रात पुलिस ने किया है, बेशक आप लोग वो नहीं दिखा सकते थे, आप लोगों के कैमरे भी बंद करवा दिए गए थे। आप उस वक्त मैं देख रहा था, कोई भी वहाँ पे मौजूद लोग जितने भी थे, कोई ऐसा नहीं था कि उन सीन को कैप्चर कर सके। लेकिन एक दो वीडियोस हैं जिसमें खान साहब की फैमिली के साथ शदीद किस्म की मिसहैंडलिंग की जा रही थी। क्या किसी जमहूरी मुल्क में ऐसा भी होता है? बिल्कुल ऐसा नहीं होता। माशाल्लाह इस वक्त मुल्क में सख्त तरीन और कोई जमहूरियत नहीं है अगर मेंबरान पार्लिमान, वकला और सबसे दुनिया के सबसे बड़े लीडर की फैमिली महफूज नहीं है और उनके साथ इस तरह बेईमाना तशद्दुद किया जा रहा है। तो हम क्या समझेंगे कि ये मुल्क फिर ऐसे चलता रहेगा? और क्या ये समझते हैं कि ये मुल्क को इसी डगर पे चला के कितना टाइम और सर्वाइव कर सकते हैं? बेशक किसी का नोटिफिकेशन होना है, लेकिन वो 27वीं तरमीम उन्होंने पास करवा ली, वो 28वीं भी करवा लेंगे, वो तो उनकी जो मर्जी है करवाते जाएंगे। लेकिन खान साहब को इन्होंने तना किया हुआ है। हमें शदीद कंसर्न है कि खान साहब को इन्होंने कैद तनाई में रखा हुआ है और हमें कोई पता नहीं है खान साहब के बारे में, ना उनकी फैमिली को, ना उनके वर्कर्स को, और किसी शख्स को, वो शख्स 80% लोगों से भी ज्यादा का नुमाइंदा है, जिसको पूरी दुनिया के लोग अपना लीडर मानते हैं। आपने उसको कैद तनाई में डाला हुआ है। आप उसकी फैमिली के साथ रोड पर जुल्म कर रहे हैं। और था क्या कि खान साहब की फैमिली और हम सड़क के किनारे पर बैठे हुए थे और रोड भी रवां दवां था, कोई ऐसे नहीं कि कोई ट्रैफिक ब्लॉकेज थी, बातचीत चल रही थी। और वो उस वक्त बातचीत, एक कोई शख्स आया हुआ था, वो अलीमा आपा से गुफ्तगू कर रहा था और पीछे से वो एजाज नामी वो 14वीं ग्रेड का SHO, उसने कहा निकल, उठो उठो उठो, बस बहुत हो गया। और वो टूट पड़ा और उसने हमारे MNAs MPs को उठा के मारा, उनको हमें गाड़ियों में बंद किया। और फिर खान साहब की फैमिली के साथ उन औरतों ने जो मिस हैंडलिंग की, वो गुलनाज नाम की एक औरत जो SHO है या सब इंस्पेक्टर है, कोई भी है, जो भी है, जो कुछ उसने किया, ये बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त है और ये पाकिस्तानी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं एकदम आवाज करता हूँ इनको कि बेशक आपने बहुत जुल्म कर लिया हम पे, लेकिन जो कुछ रात हुआ है, अगर वो सारा कुछ पाकिस्तान की आवाम देख लेते और ये मीडिया काश वो दिखा सकता होता और ये सारी विजुअल सामने आ चुके होते, तो आज इस मुल्क में नक्शा ही तब्दील होता और लोग ना लोग घरों में बैठे होते। मैं बिल्कुल नहीं बता सकता, ना मुझ में वो हिम्मत है बताने की कि एक हमारे लीडर की फैमिली के साथ ये किया गया है, फिर आम औरतों के साथ क्या सलूक हो रहा है इस मुल्क में। सबसे बड़ी बात कि मैंने पहली दफ़ा आप देखा है, मुझे 20 साल हो गए वकालत में, कि एक ही प्रिजन में हम मर्दों और औरतों को, हमारियों को बंद किया गया। कभी भी मैंने इन 20 सालों में नहीं देखा कि एक प्रिजन वैन में मर्द भी हों और औरतें भी हों और उनको जानवरों की तरह बंद किया हुआ हो। और जिस तरह वो फातिमा हमारी बहन को मर्दों ने उठा के गाड़ी में डाला, और जिस तरह बाकी ताबिश और नादिया को उठा के डाला गया, और एक और हमारी बहन थी, वो उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, जिस तरह उनको उठा के सायरा, हमारे MPA साहब को जिस तरह डाला गया, अब्दुल सलाम साहब को, ये सारी बातें नाकाबिल बर्दाश्त हैं। मैं एक दफा फिर बात करता हूँ मरियम को और मरियम को लाने वालों को कि ये अब हमारा सिचुएशन पॉइंट आ चुका है। अगर आप इन औचित कंडों से बाज ना आए तो हम बिल्कुल अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे और बिल्कुल हम एक बहुत बड़ी तहरीक की सूरत में इंशाल्लाह बहुत जल्द निकलेंगे और ये निज़ाम जो जुल्म और जबर का है इसको बदलेंगे। मौला का फरमान है कि कुफ्र का निज़ाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म और जबर का निज़ाम नहीं चल सकता, और इंशाल्लाह ताला ये निज़ाम बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। अलामा आप आइएगा, एक रुक जाइए। अलामा नासिर अब्बास, उससे पहले ताबिश फारूक थोड़ी सी बात करेंगे। मैं एज अ लॉयर सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि जब उन्होंने आपा के सर से दुपट्टा छीना तो मैंने हाथ पकड़ा SHO का, मैंने कहा कि सिर्फ उन्हें दुपट्टा दे दो, उनकी बेरुबती मत करो।
मुझे भी घसीटा गया, मेरा काला कोट फाड़ा गया, यहाँ सारे भाई बैठे हैं, मैं दिखा नहीं सकती हूँ मुझे जितनी लगी हुई है, जितने ब्रूसेस हैं मेरे ऊपर। हम इस तशद्दुद को नहीं मानते। मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछती हूँ कि क्या मरियम नवाज ने गुंडे पाले में वर्दी वाले कि वो हमारी बहनों को घसीटेंगे, वो लॉयर्स के कोट फाड़ेंगे, हमें नंगा करके मारेंगे? और मैं मीडिया से सवाल करती हूँ कि आप सारे क्यों चुप गए थे? आपने वो विजुअल्स क्यों नहीं दिखाई? आपने इसलिए नहीं दिखाई कि आप सबके मुंह के ऊपर कालक मला जाता अगर आप इस रिजीम चेंज का ये एक्शन देखते। SHO एजाज गुंडा है, उसने गुंडागर्दी की है। हमारी आप बात कर लीजिएगा, बात होने देना। वकला के हवाले से एक बात और, वकला को काले कोट को नंगी गालियां दी चुप हो जाए। अच्छा किसी ने टारगेट नहीं किया मीडिया को, किसी ने नहीं किया टारगेट। जी अब्दुल सलाम जी, जिस तरह से बात को किया गया है, बस छोड़ दे चले अब्दुल सलाम साहब बात करें। ये प्लांटेड है कोई बात नहीं, छोड़ दो ना यार, छोड़ दो। पहले ही इस्लाम साहब बात करें। तुम इधर आ जाओ, इधर आओ, आ जाओ, बस छोड़ दो। जी अब्दुल सलाम साहब शुरू करें। अब्दुल सलाम साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सब मीडिया भाइयों का भी शुक्रगुजार हूँ जो यहाँ पर अपना टाइम निकाल के यहाँ आ गए और हमारे मौक़िफ़ को जानने की कोशिश की। और हम उम्मीद रखते हैं कि जो कुछ यहाँ पर जो मौक़िफ़ बयान किया गया ये 100% हकीकत में मबनी है और इसको इंशाल्लाह इस मौक़िफ़ को आप लोग मीडिया पे भी लाएंगे और पूरी कौम को बल्कि पूरी दुनिया को इससे बाखबर रखने में आप लोग अपना किरदार अदा करेंगे। जिस तरह आप सबको पता है कि हर मंगल के दिन खान साहब के साथ फैमिली की मुलाकात का दिन मुकर्रर किया गया है और खान साहब की 3 बहनें हैं, वो आती हैं उस खान साहब से मिलने के लिए। ज़्यादा फैमिली के मेंबर्स भी नहीं आता कि कज़न आ गया फलाना आ गया, वो भी नहीं, सिर्फ फैमिली में से इनकी 3 बहनें आती है और वो अपने भाई से मिलने की कोशिश करती है ताकि अपनी भाई से मिले हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक। मगर ये किस कानून के तहत, किस मुल्क में, कहाँ पर किसी जमहूरी मुल्क में इस तरह इंसानी हुकूक की पामाली हो के एक भाई इसके साथ एक बहन मिल नहीं सकती जेल में, और वो भी फिर हाई कोर्ट के पाकिस्तानी अदालतों के आर्डर्स के मुताबिक वो इसके मुलाकात के लिए नहीं छोड़ते, मुलाकात नहीं करने देती अपनी बहनों के साथ। तो ये इधर जिस तरह हमारे शफकत भाई ने कहा कि ये आसिम लाए, यहाँ जमहूरी कुव्वतें जो हैं वो उन्होंने दबाई हुई, जमहूरी हुकूमतें अपना वो किरदार अदा नहीं करी और ना यहाँ पर वो आवाज़ जो तकलीफ़ होती है वो ऊपर निकलती है, उन कौम को उससे बाखबर रखा जाता है। इस तरह कल जो कुछ हुआ हमारी बहन नौरीन आपा के साथ, हमारा दिल कल रो रहा था उस वो वाक़यात देख के, क्योंकि हम आते हैं उधर खान साहब की फैमिली के साथ यकजहती के लिए। हमारा जो भी पोजीशन इस वक्त है, मैं जिस पोजीशन पे इस वक्त हूँ, सिर्फ खान साहब की वजह से मेरे हल्के के अवाम ने, मेरे कौम ने मुझ पर एतमाद किया। मुझे जो इज़्ज़त मिली है खान साहब की सोच और नज़रे की वजह से मिली है, जो वो उस कौम के लिए इस वक्त जो 73-75 साल की उम्र में वो जो तकलीफ़ें बर्दाश्त करी, उसी वजह से पूरी कौम ने हमें वो इज़्ज़त दी। अगर वो मीना खान इधर बैठा हुआ है और इधर वो शफकत साहब थे, हमें जो पोजीशन मिली वो खान साहब की वजह से मिली और वो खान साहब की उस सोच और नज़रे के साथ जो हम करें उस वजह से हमें मिली है। तो हम उसकी फैमिली के साथ पहले भी आते थे, कल भी आए थे और इंशाल्लाह अब फिर भी आएंगे। हम इस हथकंडों से न डरने वाले और न ये हमें डरा सकते हैं। हम जब पहले दिन से आते थे तो हमें पता था कि इसमें गिरफ्तारियां भी आ सकती है, मारपीट भी आ सकती है, तशद्दुद, हर सब कुछ आ सकता है, मगर हम वो सब कुछ देख के हम आ रहे थे और हम इंशाल्लाह आएंगे और इंशाल्लाह जो कुछ कल हुआ इंशाल्लाह इस तरह आइंदा फिर नहीं होगा। हम उम्मीद रखते हैं कि इस तरह आइंदा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया जी। अलामा साहब आएंगे, अलामा साहब आप आ जाइए। अलामा आ रहे हैं, ठीक है। पहले तो हम अलामा साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि बहादुरी से आए हैं रात को। आप आए थे अलामा साहब आप शायद को कहना भी चाहिए लोगों को अप्रिशिएट करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। कल रात जो हुआ ये पाकिस्तान की तारीख के जो स्याह अबवाब है उनमें से एक बाब ये है। दुनिया के जितने भी जंगे हैं ना उनके भी कवानीन और ज़वाबित हैं। सियासी लड़ाई भी है
गोलियों से भी लड़ाई होती है। जंगों के अंदर कहा गया है, इस्लाम में होगा कि अगर कोई भाग रहा है उसको गोली नहीं मारनी पीछे से। अगर जख्मी है उसको मजीद जख्म नहीं लगाने हैं, वो गिर गया हुआ है। अगर खवातीन है उनकी जिनके साथ आपकी जंग लड़ाई हुई है, वो आपको बुरा भला कह रहे हैं, उनको आगे से बुरा भला नहीं करना, उन पर तशद्दुद नहीं करना। ये इस्लाम का कानून है। ये जो पाकिस्तान जिसका आइन लिखा हुआ है कि कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई कानून नहीं होगा, अल्लाह की हुकूमत होगी, अल्लाह की हकमियत होगी, ये इसके आइन के मुताबिक है। खवातीन पर तशद्दुद करना, हत्ता अगर ये आपको नासजा भी कह रहे होंगे आपकी ज्यादती की वजह से, आप इनको नासजा भी नहीं दे सकते। चेहरे से क्या बालों में हाथ डालें, सर से दुपट्टा उतारें, ऐसा जुल्म, ये ऐसा निजाम हम पर मुसल्लत है। ना कुरान मानता है, ना सुन्नत मानता है, ना पाकिस्तान का आइन को कबूल करता है, ना क्या उसे कहते हैं कि दुनिया के अंदर जो तहजीबें हैं ना, किसी भी दुनिया की तहजीब के अंदर औरतों पर हाथ नहीं उठाया जाता। मौला अली अलैहिस्सलाम को खबर पहुंची कि आपके फला सरहदी इलाके में सुफियान गामदी अपनी फोर्सेस के साथ दाखिल हुआ। यहूदी आबादी थी, उनके घरों में गया और बाज खवातीन के पांव से उसने पाजेब छीने हैं। वो कहते हैं अगर कोई ये सुनकर मर जाए उसे मलामत नहीं करनी चाहिए। एक खातून यहूदी है, मुसलमान भी नहीं है, उसके पांव से पाजेब छीने, चादर नहीं उतारी उसकी, उसके बालों में हाथ नहीं डाला, उसके पांव से पाजेब छीने, ये सुन के कोई गैरत से मर जाए ना, उसे इस दुख से मर जाए, उसे मलामत नहीं करनी चाहिए। हक ऐसे होना चाहिए, बल्काना इंदी बेही जदीरा, बल्कि सजावार ऐसे ही होना चाहिए हमें। क्या हमें ऐसा दुख है, हमारे दिल में ये दर्द है, ऐसे हुआ है, और गुज़श्ता कितने से ऐसे हो रहा है। मर्द जो होता है ना, मर्द जिसमें गैरत होती है, वो अपने दुश्मन की मां बहन की भी इज्जत करता है और उस पर जुल्म के खिलाफ बोलता है। रात जुल्म हुआ है, वर्दी में हुआ है, लिबास पहन के हुआ है, वर्दी दुनिया ने देखा है। ये हमारा मसला नहीं है, सिर्फ हर मुसलमान का मसला है, हर गैरतमंद और बाज़मीर का मसला है। यहां कि हमें किसी के साथ हिसाब किताब चुकाने नहीं बैठे हैं, इस जुल्म के खिलाफ उठे हैं जो हुआ रात को। इमरान खान का जुर्म क्या है? वो जेल में था, जेल से पहले को छोड़ दें हम, वो जेल में था। इन्होंने इलेक्शन कराने से पहले उसकी पार्टी से इंतखाबी निशान छीन लिया। लोगों ने फिर भी वोट दिए और 2/3 अक्सरियत दी उसको। इनको गुस्सा है, अवाम से गुस्सा भी है कि इसको लोगों ने क्यों वोट दिए है, इसको क्यों अवाम इसके साथ है। आप सोचो, अगर तुम अपने अंदर इमरान खान जैसी खुशियात पैदा कर लो, लोग तुम्हारे साथ भी हो जाएंगे। सही बात। तुम सच्चाई पर डटो, तुम बेगैरती छोड़ो, गैरतमंद बनो, तुम्हारे अंदर जमीन और विजदान जिंदा हो, लोगों के हक पर डाका न डालो, रूल ऑफ लॉ को मानो, आइन को मानो, अवाम के साथ खड़े हो जाओ। पाकिस्तान के अवाम पागल है। तकरीबन एक किस्म का पाकिस्तान का अवामी सतह पर इमरान खान के हक में इजमा है लोगों का, लोग उसके साथ है, इजमा है। सारी कौम पाकिस्तान की मोर देन 90% पागल हैं, दीवाने हैं, अहमक हैं। जो उनके साथ हैं वो खूबियां तलाश करो जो उसमें हैं, तुम में नहीं है। लिहाजा इमरान खान का जुर्म यह है कि वो लोगों के दिलों में रहता है। इमरान खान का जुर्म यह है कि वो आजादी की बात करता है। इमरान खान का जुर्म यह है कि वो झुकता नहीं है, कंप्रोमाइज नहीं होता है। नजरिए पे
पहला तजुर्बा क्या था? हर कोई कंप्रोमाइज होता था, हर कोई हुआ है। वो जवान मर्द है, बहादुर है, शुजा है, नहीं झुकता इनके आगे। और इनको, इन फिरौनों को ना कबूल नहीं है, इन पावर पॉलिटिक्स करने वालों को, इख्तिदार के भूखों को ना बर्दाश्त नहीं है। कोई ऐसे देखे सर उठा के, क्यों? सर उठाना कबूल नहीं है, उसने सर उठाया हुआ है। लिहाजा हम, खुदा गवाह है, हमारे दुश्मन की बहनों पे भी जुल्म होता ना हम साथ होते। हम महारान बलोच के साथ हैं। मुझे नहीं पता उनके वालिद का नाम क्या है, मुझे नहीं पता वो किस कबीले की हैं, मजलूम है वो, अपने मजलूम लोगों की आवाज बनी है, लोगों ने उनकी आवाज सुनना शुरू की है, ये आवाजों को दबाना चाहते हैं। हक है, आईनी कानूनी हर लिहाज से आके जाए, अपने भाई से मिलने के लिए जाए। उनके भी जो जेल में कैदी है उसके भी बुनियादी हुकूक है, जेल में रहने वाले की भी हुकूक है। दोस्तों, जुल्म की तारीफ जो की जाती है ना, किसी का हक ना देना, हक छीनना, इसे क्या कहते हैं? जुल्म कहते हैं। ये पूरा सिस्टम जो हम पर मुसल्लत है, ये जालिम है। खुदा ने कहा ला तरकनू लिल्लज़ीना ज़लमू, जालिमों पर एतमाद मत करो। हम जालिमों पर एतमाद करते हैं, फिर मुसीबतें हमारे मुसीबतों का शिकार हैं। माशी बहरान, सियासी बहरान, हर लिहाज से तबाही बर्बादी। अभी गजा अपनी फोर्सेस भी भेजना चाहते हैं। इमरान खान ने कहा था नहीं भेजने, ये कहा अगर इमरान खान होता ये नहीं होना था। मेरा तजुर्बा है, मैं बाज लोगों से जानता हूं, मिला हूं। यकीन करें, फिलिस्तीन के लोग, अरब दुनिया के जो रिस्क करने वाले लोग हैं, वो इमरान खान को अपनी एक उम्मीद समझते थे। जब उसने कहा था कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, तो आप उन लोगों को लेके आ गए जिनमें अवाम की जड़ें नहीं है। अब इन्होंने पावर कहां से लेनी है? अमेरिका से, नेतन्याहू से लेनी है इन्होंने, नेतन्याहू से, इसराइल से। वो मेरा साथ देगा, हम यहां रहेंगे, अपने वहां पर जुल्म करेंगे। ये ज़हन में रख ले। सब्र किसे कहते हैं? इस वक्त पाकिस्तान के अवाम सब्र की हालत में है। सब्र किसे कहते हैं? प्रेशर के मुकाबले में ना टूटना। ये प्रेशर डालते हैं लोग, इमरान खान से दूर होते नहीं हुए, नहीं तोड़ सके उन्हें। और अल्लाह ने क्या कहा है? सब्र करना यानी डट जाना। इन्नल्लाह मास साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ, डट जाने वालों के साथ है, हक पर और सच पर। इमरान खान किसी गोली मार रहा है, किसी का हक छीन रहा है, खुदा ना खासा करप्शन कर रहा है, क्या जुर्म है उसका? और ये जो उसको जिन्होंने जेलों में, इनको जेलों में होना चाहिए था। ये जो गासिब बैठे हुए हैं, इनको जेलों में होना चाहिए था। और आप यकीन कर लें, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह साथ है। आप जब लोगों के घरों में घुसोगे, वर्दी पहन के घुसोगे, एक दिन होएगा लोग इस वर्दी का भी एहतराम छोड़ देंगे। और उस वर्दी के दुश्मन तुम खुद हो, तुम खुद बर्बाद कर रहे हो अपने आप को। काश तुम्हारे साथ अकल रखने वाले लोग भी होते, ऐसे लोग होते जिनकी अकलों पर पर्दे पड़े हुए नहीं है, जो आंखें रखने के बावजूद अंधे नहीं है, कान रखने के बावजूद बहरे नहीं है, वो तुम्हारे साथ होते, तुम्हें कुछ चार अकल की बातें बताते। ऐसे सिस्टम नहीं चल सकता। 25-26 करोड़ आवाम का मुल्क ऐसे नहीं चल सकता। लिहाजा हम इस जुल्म की मजम्मत करते हैं। जिस जिसके हाथ में पावर है सबकी मजम्मत करते हैं, सारे काबिल मजम्मत है। तमाशा देख रहे हो तुम। लिहाजा भूल जाएं कि आपके इस तशद्दुद से हम डर जाएंगे। इंशाअल्लाह हम इमरान खान साहब का, चूंकि मजलूम है वो, चूंकि पाकिस्तान के अवाम की उम्मीद है वो, चूंकि जो बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक है, खुदा के दीन के मुताबिक भी है, वो हक सच पे डटा हुआ, हक सच की बात कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। लिहाजा खत्म करता हूं, लिहाजा हम इमरान खान की बहनें, बड़ी बहनें, हमारी बड़ी बहनें हैं ये। इनके जिसने सर में हाथ डाला, हमारी बहनों के सर में हाथ डाला है। जिसने की चादरों को छीना है, उसने हमारी बहनों के दुपट्टों को छीना है। ये नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे हम इसको।
हम अपनी इन बहनों के साथ हैं इंशाअल्लाह, पूरे मुल्क की बहनों के साथ है जिन पर जुल्म हो रहा है। ये सिंबल है उनका। मेरे भाई बात सुने, आपको बहुत जल्दी है, मेरी जान, 2 मिनट बातें करने दो प्लीज। आप जल्दी है तो आप चले जाएं, और लोग भी मौजूद है यहाँ पर, प्लीज बात करने देना, ठीक है ना। आप नाराज होते हैं, बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं ना, प्लीज ना होना, ठीक है। आप बात करने दो प्लीज। लिहाजा हम इनके साथ हैं, इस वतन के तमाम मजलूमों के साथ, चाहे किसी कौम नस्ल जुबान से ताल्लुक रखता हो, वो वतन के बेटे हैं, पाकिस्तान के बेटे हैं, हम सारे उनके साथ हैं इंशाअल्लाह। ये तहरीक रुकने वाली नहीं है, ये जदोजहद रुकने वाली नहीं है। इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ेंगे, मायूस नहीं होंगे। आने वाला ये जुम्मा जो है, ये जुम्मा सबका इम्तिहान है। हमने इसे यौम स्याह के तौर पर कहा है। 21 तारीख है, ये जुम्मा आने वाला है, आज बुध है, ये यौम स्याह के तौर पर बनाएंगे। हमने ऐलान कर दिया हुआ है, पाकिस्तान पूरे के अंदर काले झंडे लगाएं, काली पट्टियां बांधें, नमाज जुम्मा के बाद एहतजाज करें, और पूरे मुल्क के अंदर हबीब जालिब का वो जो कलाम है, जिसमें एक मिसरा उसका ये है कि ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। पाकिस्तान इस वक्त तबाही और बर्बादी के किनारे पर खड़ा है। इस वक्त पाकिस्तान में कोई मुत्तफिका आइन नहीं है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो फेडरेशन को बचा सके, जो पाकिस्तान की तमाम अक़ीदों को इकट्ठा रख सके। मुत्तफिका आइन खत्म हो चुका हुआ है, बहुत खतरनाक सूरत हाल है, मुल्क खतरनाक किस्म के बुरानों की लपेट में है। मुतनाज़ा आइन, आप मुझे बताएं, खुदा बनाया गया ना, जो इम्यूनिटी दी जाती है ताहयात, ये कुरान के भी खिलाफ है, सुन्नत के खिलाफ है, पाकिस्तान के आइन के खिलाफ है। ये जो खुदा बने, क्यों खुदा बने? आपके खौफ से बने हैं, आपके डर से बने हैं, बनने की कोशिश की। फिरौन ने भी कहा था अपने लोगों से कि अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। रब का माना क्या होता है? यानी सिस्टम मेरा चलेगा, कानून मेरा चलेगा, आर्डर मेरा चलेगा, मैं रब हूं। ये रब बने हैं, सिस्टम इनका, कानून काला कानून इनका, हर चीज इनकी काली और स्याह है, सब जुल्म करने वाले लोग, सब आर्डर हमारा, निजाम हमारा, सिस्टम हमारा नहीं। यहां पर वही चलेगा जो पाकिस्तान के मुसलमानों की अक्सरियत चाहती है, जो लिखा हुआ है आइन में। अकबीयत अल्लाह की है, कुरान सुप्रीम है, फंडामेंटल राइट्स है, सिविल राइट्स है, सब लोगों को मिलेंगे। और इंशाअल्लाह हम सब कोशिश करेंगे, जद्दोजहद करेंगे और पाकिस्तान को एक बेहतरीन पाकिस्तान बनाएंगे। हम मायूस और नाउमीद होने वाले नहीं हैं। अल्लाह ने कहा है कि मेरी रहमत से मायूस ना हो जाओ। अल्लाह नेकी करने वालों के करीब है, वो हमारे करीब है, वो देख रहा है, वो इन सब के करतूत देख रहा है, इन झूठों के। इसलिए इंशाअल्लाह हम कभी भी ना उम्मीद नहीं हो सकते। जब अल्लाह ने कहा है कि मेरी रहमत से मत मायूस हो जाओ, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मना किया, गुनाह है रहमत से मायूस होना, ना उम्मीद होना अल्लाह से। हम कभी ना उम्मीद नहीं होंगे, अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं। खान साहब भी अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं। मुझे याद है उनके जुमले कि मेरा सिवाय अल्लाह के किसी पर तवक्कुल नहीं है, किसी पर भी तवक्कुल नहीं है अल्लाह के अलावा। तो जो कुरान कहता है वमन यतवक्कल अल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है अल्लाह उसके लिए काफी है। आप मुझे बताएं, आखिरी सवाल, इमरान खान जेल में जाने के बाद उनकी इज्जत में इजाफा हुआ या कमी हुई है? और इन काले करतूतों वालों की इज्जत बढ़ी है या जलील हुए हैं? आपके सामने है। खुदा का शुक्र ना बजा लाएं। लिहाजा जुम्मे के दिन हम सब का इम्तिहान है, इस वतन के लिए, मजलूमों के लिए, आइन की सुप्रीमेसी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए हम उठेंगे। और ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, इमरान खान, ये इन हुक्मरानों को समझना चाहिए, इन ज़ालिमों और गासिबों को, कि ये पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद। अगर ये निकल गए ना खुदा न खास्ता बीच से, दुनिया की कोई ताकत गोली के तौर पर, गोली के जरिए, बम के जरिए, तोप के जरिए, टैंक के जरिए, ड्रोन के जरिए जमा और इकट्ठा नहीं रख सकती। इसलिए यही उम्मीद है पाकिस्तान की। इमरान खान साहब, पाकिस्तान के सारे लोग, 90% से अबव लोग, ये पाकिस्तान की उम्मीद है। हम ना उम्मीद नहीं होंगे, अल्लाह हमारे साथ है, जालिमों के साथ शैतान है और कोई नहीं है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया अलामा। लेकिन जी सफाकियत के दौर में आपने सुना कल क्या हुआ, इस बर्बरियत के दौर में अब भी हम ये कहते हैं होश के नाखून लो,
آج بھی سب کے باوجود دل میرا خون کے آنسو رو رہا تھا. میں نے سارا دن سپریم کورٹ میں گزارا ہے, ایک کھڑکی سے دوسری کھڑکی میں گیا ہوں. اب بھی ہم استدعا کرتے ہیں کہ ہماری درخواستیں سنو. یہ بہنوں کا آئینی قانونی حق ہے کہ وہ ملیں اپنے بھائی سے. عمران خان کا یہ حق ہے کہ ان کے وکلاء ان سے ملیں, ان کے رفقا ان سے ملیں. تو آج بھی میں وہ دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوں. نہیں دل کرتا تھا کہ یہ دروازہ کھٹکھٹائیں, لیکن ہم میں سے کچھ اب بھی یہ چاہتے ہیں کہ ملک آئین اور قانون اور اس سے بڑھ کر شرافت کے مطابق چلے. کچھ تو شرافت کی اقدار ہیں جو زندہ رہیں اس ملک میں, تو ہم یہ کوشش کرتے رہیں گے. آپ نے سنا جذبہ کیا ہے میرے بھائیوں کا, ہماری آپا کا, تینوں آپاؤں کا جذبہ کیا ہے, پاکستان کے عوام کا اس وقت رویہ کیا ہے. لیکن خدا کے لیے کچھ ہوش کرو, اس مملکت کو اکٹھا رہنے دو. اس مملکت میں آئین اور قانون کا کچھ شائبہ باقی رہنے دو. اس کی ہم کوشش کرتے رہیں گے. وہ زبان کی آزادی ہو, صحافت کی آزادی ہو, ضمیر کی آزادی ہو, ووٹ کی آزادی ہو, ان چیزوں کو قائم رہنے دو. ایک مہذب معاشرہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. اگر تم یہ باقی نہیں رہنے دو گے تو پھر وہی بربریت ہے جو کل شام ہم نے دیکھی. تو ہم بھرپور کوشش کریں گے اس ملک کو ہم شرافت سے آگے بڑھائیں. اس ملک میں ہم پاکستان کے عوام کی آواز بنیں, ان کے دکھ درد کا مداوع کریں. لیکن ہمارے سامنے جو اس وقت طاقت ہے وہ نشے میں چور ہے, طاقت کے نشے میں چور ہے. وہ یہ سمجھتی ہے اس کو باہر کی آشیرواد حاصل ہے, وہ اس ملک میں کچھ بھی ظلم ڈھا سکتی ہے. لیکن ہم ثابت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے. اذان ہو گئی, بس کافی ہے. سوال جواب ہوں گے, سوال جواب. ہاں ضرور. یہاں پہ آپ دیکھیں پاس اپنے بلاگ کو آپ روک. یہ والا چل ویری ٹھیک ہے, ہو گیا. اچھا میں جواب ہوگی بات, اب سوال لے رہی ہیں, سوالوں کے جواب بیٹھیں گے. آپ کا ذکر کرتے جی ضرور ضرور شہزادی صاحب. جی تابع دار جی. ہاں ہاں بالکل. جی مکمل رابطے میں دونوں کے ساتھ. شروع میں نے کہا ارسلان کو میں نے کہا آپ کو ڈی جی نے بھیجا ہے, آپ تسلی رکھیں, آپ ویٹ کریں, آپ کو سوال کا موقع ہم دیں گے. ڈی جی کے تو یہ دونوں بیسٹ ہیں, دونوں بیسٹ ہیں. جی اب آپ کے سوالات ہم لیں گے مختصر. علامہ صاحب آپ نے مظلومیت کی بات کی, تو پاکستانی قوم کب سے مظلوم ہے, کیا پورا قوم مظلوم ہے, اور کس کے ہاتھوں مظلوم ہے, اور کیا جو قوم ہے پھر کرنا کیا چاہیے؟ میڈم سے میرا سوال ہے کہ آپ نے نوٹیفیکیشن کی بات کی فیلڈ مارشل و چیف آف آرمی اسٹاف کی, تو آپ لوگوں کو اڈیالہ جیل میں خان صاحب سے ملاقات بھی نہیں دیا جا رہا, تو کیا آپ کو خوف ہے کہ نوٹیفیکیشن تک ملاقات نہیں ہونے دیا جائے گا؟ اور ساتھ ساتھ اگر ساری قوم مظلوم ہے تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, کیا کریں؟ چلیں جی علامہ. پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کا ساتھ دیتا ہے جو مظلوم ظلم کے آگے اٹھتے ہیں. جو ظلم سہنا شروع کر دیں اور ظلم کے آگے چپ ہو جائیں, خداوند متعال کی مدد نہیں کرتا. یہ گناہ بھی ہے, اسے ظلم پذیری کہتے ہیں. ظلم پذیری, ظلم کو قبول کر لینا اور اس کے آگے چپ ہو جانا گناہ ہے. مظلوموں کو اٹھنا پڑے گا اپنے حق کے لیے, اور پاکستان میں مظلوموں کی تعداد 25-26 کروڑ ہے, اور یہ ظلم کرنے والے مٹھی بھر ہیں. ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی جس دن نکلے قافلے. ابھی تو 8 فروری کو نکلے تھے نا ووٹ ڈالنے کے لیے, ایک دن آئے گا یہ اپنا حق چھیننے کے لیے پھر نکلیں گے, یہ ضرور نکلیں گے. ابھی تک یہ ناکام ہو چکے ہیں.
लिहाजा मजलूमों की जिम्मेदारी है मैदान में निकले, हम सब निकले मैदान में, घरों में ना बैठे। आप भी मजलूम हो, आपका भी हक पामाल हुआ है, आप पर भी पीका एक्ट लगा है, आपके बाजुओं पर स्याह पट्टियां होनी चाहिए थी, बोलना चाहिए था, आप बर्दाश्त कर गए हो, इस जुल्म को आपने सह लिया है। अगर हम जुल्म सहते रहेंगे या आगे बढ़ते रहेंगे? अगर जुल्म के मुकाबले में उठ खड़े होंगे, आप मुझे बताएं, पाकिस्तान के अवाम उठ खड़े हो, ये घरों से बाहर निकल सकेंगे? पाकिस्तान में छुपने की जगह उनको नहीं मिलेगी। ये जो एक बच्ची फातिमा है, इसको मर्दों ने उठाकर वैन में फेंका, प्रिजनर वैन में फेंका, नादिया बलोच। आपको याद होगा मॉडल टाउन, वहां जो कत्ल हुए थे उनमें 2 ख्वातीन को भी गोली मारी गई, जिनमें से एक के हामिला थी। वो कत्ल, उस पर हम बोलते रहते ना, पीछे ना हटते ना, आज ये नहीं होना था। जुल्म के आगे चुप रहेंगे, जालिम जरी होगा, जसूर होगा, आगे बढ़ेगा। लिहाजा इमरान खान इस वक्त वारिस है पाकिस्तान के 29 नवंबर के शहीदों का, 26 नवंबर के शहीदों का, जितने भी शहीद वारिस है, खड़ा है। अगर शहीदों का वारिस अगर चुप हो जाए, खामोश हो जाए, फिर वो और को मारते हो करते हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम इस जुल्म के खिलाफ स्टैंड, जुल्म जिस पर भी हो, हमारे 1000 इख्तिलाफात हो सकते हैं टीएलपी के साथ, लेकिन जो जुल्म हुआ है हम उसकी मजम्मत करते हैं, हम उनके साथ। जालिम और मजलूम के हवाले से पिक एंड चूज नहीं हो सकता। जालिम एक ही नस्ल के हैं, हम मजलूम भी एक ही नस्ल के हैं। हमारी नस्ल और कौम और कबीले का नाम क्या है? हम मजलूम हैं। अच्छा सर, अल्लामा साहब, ये जो इनकी बात नहीं, एक सवाल करे भाई, एक जी। हैदर शराजी, जियो न्यूज़ से। गुज़िश्ता शब पुलिस का रवैया आपने देखा, यकीनन ख़वातीन के साथ काबिल मज़म्मत ही है, लेकिन सवाल ये कि बैरिस्टर गोहर गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट के बाहर कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि सिस्टम के अंदर से कुछ तब्दीली की जाए। तो सिस्टम से अंदर तब्दीली का मतलब ये है कि आप इन्हीं अफराद के साथ हाथ मिलाते हुए कोई हुकूमत को घर भेज दें, तो मतलब यही होगा कि इन्हीं अफराद को ही फैसिलिटेट करें और इन्हीं के साथ फिर मान लें कि जो हुआ होता रहा, ठीक है, अब आपके साथ ही चलते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, ऐसा हमारा हरगिज कोई रवैया नहीं है। देखिए, हम इस रियासत के वफादार हैं, इस आइन और कानून के वफादार हैं। हम चाहते हैं आइन और कानून के मुताबिक इस मुल्क में हुकूमत कायम हो। ये मतलब है जो वोट मिला हमें, उस वोट को माना जाए, उसका तकद्दुस बहाल किया जाए। हमारे मुकदमात अदालतों में पड़े हैं, वहाँ उन पर कोई अमल नहीं हो रहा, मुकदमे वहीं के वहीं जामिद हैं। अगर आइन और कानून के मुताबिक मामलात आगे बढ़े तो इस सिस्टम के अंदर हुकूमत जो है वो इमरान खान और PTI की है, हम उसके हकदार हैं। ये मतलब है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक मिनट टीका आप करें, बोल लें, खान साहब की जानिब से बड़ी वाज़ेह हिदायत थी, मैं जवाब देता हूँ। मुझे जवाब नहीं देंगे इसका। नहीं, ये जो आपको ये किसने बताया? कर लें जी, चलिए मैं बताता हूँ आपको क्या है हिदायत। हम मना सुन, मैं बताता हूँ। हम मना करते हैं कि हम, क्योंकि ये वहाँ पे बहुत जुल्म करते हैं, हमने बल्कि मना किया हुआ है कि ना कोई आके वहाँ बैठा करे। ये वहाँ पे इनको बड़ी बुरी तरह मारते हैं लोगों को। तो कल तो उन्होंने औरतों के ऊपर जो हमला किया वो तो ऐड भी है, पहले मर्दों को ये मारते थे, ये पहली दफ़ा नहीं, शायद कटक मार खा चुके हैं और ये पहले भी इनको मार चुके हैं। इससे हमने मना कर रहे थे, बारी बारी हम उनको रोक रहे थे कि मत आया करें इधर, हम अकेले बैठ जाएंगे। ये लोग ना माने, फिर हम उसका क्या कर सकते हैं? देखिए, आपको नहीं फिक्र होनी चाहिए खान साहब की हिदायत क्या है, तो हमें होनी चाहिए ना। मैं जानता हूँ खान साहब की हिदायत क्या है, मैं जानता हूँ बहनों की ख्वाहिश क्या है, तो आप इसकी फिक्र ना करें। हम वहाँ मौजूद थे, मैं 5:30 बजे वहाँ से गया हूँ। मेरी कुछ तलबा तंजीमों, वकला तंजीमों से 6 बजे मीटिंग थी, उस मीटिंग के लिए गया खान साहब का पैगाम लेकर, PTI का पैगाम लेकर। खान साहब की हिदायत मुझे बिल्कुल वाज़े मालूम है कि क्या है, और हरगिज़ वो ये नहीं है जो आपने फरमाया। अलीमा का फौजिया फ्रॉम पब्लिक TV से ये बताइएगा कि आप तीनों बहनें काफ़ी टाइम से टारगेट हो चुकी हैं, आप पे अंडे भी फेंके गए और उसके बाद से हम देखते हैं मुख्तलिफ इस तरह के क्वेश्चन भी होते हैं। ये बताइएगा कि एक तो ये वजह शायद ये लग रही है कि बगैर सेंसर किए आप खान साहब की सारी बातें जो हैं बाहर आके बयान कर देती हैं। आपने क्या कल कोई FIR जो है वो दर्ज करवाई और नौरीन आपा का कोई मेडिकल करवाया गया कि उनका बाजू भी फ्रैक्चर था,
तो इस हवाले से थोड़ा बताइएगा। और क्या वो जो गुलनाज नामी फीमेल खातून है वो पुलिस एहलकारी थी या पुलिस की वर्दी में आई? देखें, वो बड़ी मेहनत कर रही थी। वो गुलनाज जो थी वो उनको ऑर्डर दे रही थी पुलिस वालियों को, इनको घसीटो, इनको फेंको, इनको मारो। ये मैं खुद हमें घसीट के वैन में जब फेंक रही थी वो उनको हिदायत कर रही थी। और वो एक्चुअली मुझे लगता है इनकी तरक्कियाँ इसी पे हैं, उनको शाबाश मिलती है कि अगर आप, और मुझे अफसोस, ये औरत हूँ और ये पाकिस्तान के ये निज़ाम नहीं है, ऐसी औरतें हैं, मुझे ना कोई बताए कि ये मर्द हैं या औरतें हैं, औरत हो या मर्द हो, शर्म आनी चाहिए औरतों को ये करते हुए, क्योंकि आप पूरी पाकिस्तान के माशरे को डैमेज कर रहे हो। और ऐसी औरतें, इनको सब से निकाल देना चाहिए, बाहर फेंकना चाहिए। ये पाकिस्तान की ना हमारी अखलाकियात के खिलाफ है। और ये जो इसका नाम था गुलनाज, ये SHO थी, ऊपर से SP ऑर्डर देती है वो भी औरत है, ASP ऑर्डर देती है वो भी औरत है। तो ये जो सारी जो खवातीन लगाई हैं, आप यहाँ पे कहते हैं जी औरतों के हकूक़ वगैरह, ये औरतों की इंसल्ट है। जब औरतों के हाथों ये करवाया जा रहा है, उनको शाबाश मिल रही है, ये इनका मजाक है कि अब तुम्हें हमें क्या कहोगे, हमने मर्दों ने हाथ डाला है, हम औरतों से करवाएंगे। ये औरतें औरतों की इंसल्ट है, इनको निकाल के बाहर फेंकना चाहिए सर्विस से। एक दूसरा जो आपने क्या पूछा था, अस्पताल गई थी नूरीन आपा? हम अस्पताल गए थे, हम पॉली क्लिनिक इनको लेके गए थे, इनके बाजू सूजे हुए थे, उनका एक्सरे करवाया, क्योंकि जैसे कहा कि इनका पहले फ्रैक्चर हो चुके हैं। उन्होंने एग्जामिन किया, सोज पड़ी भी थी, शुक्र है बाजू दोबारा टूटा नहीं, बस इतना ही अल्लाह का शुक्र है। और लेकिन उन्होंने कहा था किसी थाने में जाकर, अब हम पॉली क्लिनिक में 3:30 बजे सुबह को थे, तो उन्होंने कहा पता नहीं किसी थाने में जाकर वो क्या होता है FIR करें। मैंने कहा वही थाना है जिन्होंने मारा था, कौन सी यहाँ पाकिस्तान में FIR दर्ज होएगी? हलीमा पर ये बता दीजिएगा, जो पुलिस सरकार थे, क्या वो इसी रीजन से टिक्का खान बताया जा रहा है कि वो लाहौर से आए थे, वो इस्लामाबाद के नहीं, एक सेकंड, टिक्का खान बोलो। हाँ, पाँच हफ्तों से मैं बताता हूँ। क्या बताई जा रही है, और उसके बाद आप आपके पास क्या ऑप्शन है? ये मैं अर्ज करूं, कोई वजह नहीं बताई जाती। हम जब अदालत का हुक्म लेकर जाते हैं तो ये एजाज साहब ऑर्डर पकड़ के साइड पे कर देते हैं, कोई वजह नहीं बताते। लिहाजा ये मुकम्मल बर्बरियत है, लाकानूनियत है, इस पर कोई वजह का कोई ताल्लुक नहीं है। इसके खिलाफ हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतअद्दिद तौहीन अदालत की दरखास्तें दायर की, और हमारा ये ख्याल था कि उन दरखास्तों की सुनवाई होगी। ये हम 24 मार्च के हुक्म के बाद से 1 अप्रैल से दरखास्तें हम दायर कर रहे हैं, उन दरखास्तों की सुनवाई नहीं हुई। बिलाखिर 3 नवंबर को वो दरखास्तें लगी। हमारा ख्याल था कि अब बहस होगी, बुलाया जाएगा, इनसे पूछा जाएगा कि क्यों तुम नहीं जाने देते। उस दिन एक जुबानी हुक्म दिया गया कि इनकी मुलाकात कराएं हमारे 24 मार्च के हुक्म के मुताबिक। अदालत उठ के चली गई कमरे से। 10 दिन बाद जब हमें हुक्मनामा मिला तो उसमें हमारी तमाम पिटिशनें जो थी उनको खारिज कर दिया गया था। हम उसके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, और आज यही मेरा वक्त लगा, आज मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहा हूं। इंशाअल्लाह चंद दिनों में हमारी इस हुक्म के खिलाफ अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में लगेगी, और हम सुप्रीम कोर्ट के सामने अब ये रखेंगे कि जब अडियाला के बाहर हमें रोका जाता है, मारा पीटा जाता है, मुलाकात नहीं होने दी जाती जो हमारा हक है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट खामोश रहती है। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट पे जाएगी। नहीं, तौहीन अदालत की, एक मिनट, तौहीन अदालत की जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट ही में जाएगी। मैडम, शिराज 365 न्यूज़ से सवाल में रही है कि इमरान खान की रिहाई के लिए क्या जो मौजूदा क़यादत तहरीक चला रही है, आप उनसे मुतमईन है? अडियाला के बाहर तो आपने बता दिया कि आपने मना किया, लेकिन कल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के प्लेटफार्म से एहतजाज था, पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक वाक़ का इनेकाद किया गया था, और उसमें सिर्फ वो 30 MNA जो है वो शरीक थे, बाकी कोई वहाँ पर मौजूद। देखिए, क्या वहाँ पर भी आपने मना किया है? देखिए, नहीं, एक सेकेंड, ये आप क्या कह रहे हैं मुतमईन है? हम अपना काम कर रहे हैं, हम फैमिली हैं, और पार्टी माशाल्लाह जो अल्लामा साहब और अचकज़ई साहब जो ये अलायंस के साथ भी लीड कर रहे हैं, क्योंकि PTI को तो ये मारते हैं सारों को। वो नाम ले लो इमरान खान का तो उनको मारना शुरू कर देते हैं, तो किस किस को मार पड़वानी है आप लोगों ने? तो इसलिए जब इन अलायंस ने माशाल्लाह मूवमेंट शुरू की है,
ہم نے بھی کہا ہے کہ جہاں آپ جائیں گے اب ہم نے سب بھی متحد کہہ دیا کھڑے ہیں سب اکٹھا پاکستان کو مل کے کرنا پڑے گا. کیا ہو گیا؟ ساروں کو مارے کھانی ہے یہاں بیٹھ کر, ساروں کو مروانا ہے. بہت شکریہ.